The reason why we are not being able to generate good scripts, good content is because we don't respect and pay our writers. Kabul Express, New York, Ek Tha Tiger, Bajrangi Bhaijaan and Phantom. This man is on a roll. I am sitting with Bollywood's ace director Kabir Khan. Hi Vicky. Hi Kabir, welcome to Spot Boy. Thank you so much. कबीर, हम आपकी पूरी जर्नी आज इस शो पर ट्रेस करेंगे. हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपने करियर शुरू किया एज अ सिनेमाटोग्राफर, देन एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. सो कुड यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर दैट हाउ यू गॉट इनटू दिस? आपने सही कहा, मेरी शुरुआत जो है वो एज अ सिनेमाटोग्राफर है. फ्रीलांस सिनेमाटोग्राफी करता था दिल्ली में. तो ट्रैवल शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट शोज़ वगैरह शूट करता था और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी शूट करता था. सईद नकवी के साथ मैंने बहुत न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ करी हैं. उनके साथ बहुत सीखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो मैंने किया है वो उनके साथ कुछ 4-5 साल ये न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ करी और दुनिया घूमी उनके साथ. आई थिंक कुछ 60 देशों में घूमा हूँ मैं सिर्फ उनके साथ न्यूज़ फीचर्स करते हुए. वो बहुत एक ट्रेनिंग थी बिकॉज उनके थ्रू दैट दोज एक्सपीरियंसेस आई बिगैन टू सी द वर्ल्ड एंड सी द डिफरेंस की. जैसे अब वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट करती है और असलियत में क्या रियलिटी होती है, उसमें जो फ़र्क दिखने लगा मुझे, उससे आई थिंक मेरा एक पूरा सोचने का तरीका खुल गया. इसलिए आज भी आप देखते हैं मेरी फिल्म में हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बैकग्राउंड रहता है, एक हमेशा एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रहता है. वो आई थिंक उन दिनों की ट्रेनिंग की वजह से है. और जैसे जैसे फिर हम डॉक्यूमेंट्रीज करते रहे, एक बहुत सक्सेसफुल मेरी डॉक्यूमेंट्री, पहली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री एक थी मेरी फॉरगॉटन आर्मी थी जो मैंने बर्मा में शूट करी थी, आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में, जिसमें मैं 2 वेटरन्स को ले गया था इस फ़ौज के वापस बर्मा और उनका एक पूरा जर्नी रिक्रिएट किया था. लेकिन फिल्मों की तरफ जो मेरा एक शुरू हुआ सिलसिला वो था जब मैंने अफ़गानिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज शुरू करी. तो 2011 में 9/11 हुआ. 9/11 के बाद जब पूरी बॉम्बिंग वगैरह शुरू हुई तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया, मैंने और मेरे एक दोस्त हैं राजन, कि हमें अफ़गानिस्तान जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, तालिबान पे कुछ काम करने के लिए. मैं पहले एक बार ही जा चुका था अफ़गानिस्तान, तो एक थोड़ी सी नॉलेज थी और पहुंच गए अफ़गानिस्तान बहुत मुश्किल से, क्योंकि नॉर्मल जर्नलिस्ट के तरह जो पेशावर से जा रहे थे वो उस रूट से हम जा नहीं सकते थे. तो हमें उड़ के उज़्बेकिस्तान जाना पड़ा, उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान जाना पड़ा बाय फुट, वो बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से हर किस्म की कोशिश करी अफ़गानिस्तान में घुसने की. फाइनली एक रशियन हेलीकॉप्टर था, मिलिट्री सप्लाइज़ ले जा रहा था, उसको ब्राइब किया, $2000 दिए, उसने छुपाया हमें अपने कार्गो में और ताजिकिस्तान से उड़ा के काबुल के बाहर ले जाके बोला कूद जाओ प्लेन से. लिटरली कुछ 20 फीट ज़मीन के ऊपर लाया हेलीकॉप्टर, बोला यहाँ से कूद जाओ. और पहाड़ों में, बिल्कुल पहाड़ों में. इतनी रिस्क ले रहे थे. आपकी शादी वादी नहीं हुई थी? शादी एक्चुअली नहीं, उस टाइम नहीं हुई थी. तो लिटरली 20 फुट ऊपर से लटक के कूदना पड़ा हमें. और ये सीन एग्जैक्टली काबुल एक्सप्रेस में ऐसी है, क्योंकि काबुल एक्सप्रेस जो है मेरी एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है जो मेरे साथ और राजन के साथ हुआ था. तो उसमें भी जॉन और अरशद, इनफैक्ट जब शॉट ले रहे थे तो 20 फुट पे हमने हेलीकॉप्टर रखा था. जॉन और अरशद ने बोला था बहुत ऊपर है, हम कूद नहीं सकते. उन्होंने बोला हम भी ऐसे ही कूदे थे. फाइनली दे सॉर्ट ऑफ हंग एंड जंप्ड. तो वैसे हम पहुंचे काबुल में और मुझे याद है बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पहाड़ों पे उतरे और हेलीकॉप्टर उड़ गया और पता नहीं हमें काबुल किधर है, आगे पीछे किधर है. और एक आदमी, एक मुजाहिदीन, लंबा चौड़ा मुजाहिदीन अपने कलाशनिकोव के साथ आ रहा था हमारी तरफ और कुछ कुछ बोल रहा था, क्योंकि उसने भी एक अजीब नज़ारा देखा. एक हेलीकॉप्टर नीचे आया, 2 लोग कूदे कुछ सामान के साथ और हेलीकॉप्टर उड़ गया. उसको समझ में नहीं आया कौन थे. ये तो कोई फिल्म का सीन हाँ, है, फिल्म जैसे आमिर खान लैंडेड इन. करेक्ट. उसने सोचा हो सकता है कुछ स्पेशल फोर्सेस हों, कमांडोज हों. तो हमारी तरफ बहुत हॉस्टिलिटी से आगे बढ़ा और मैंने सोचा बस ख़त्म, ये दिस इज़ द लास्ट डे एंड दिस इज़ हाउ इट्स ऑल गोना एंड फॉर अस. और कुछ पूछ रहा था हमसे, हम बोलने लगे हिंदुस्तान. अचानक मुस्कुराने लगा और गाना गाने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम. एंड दैट डे बॉलीवुड चेंज्ड, सेव्ड माई लाइफ. मतलब दैट इज़ द डे आई रियलाइज बॉलीवुड हैज़ द पावर टू सेव लाइव्स. और फिर हमने बोला हम हिंदुस्तान, ये वो, हमने बोला काबुल जाना है हमें. जो भी उसको थोड़ा बहुत समझ में आया उसने बुलाया, एक टैंक आई कहीं से और टैंक पे बैठ के हम काबुल पहुँचे. काबुल एक्सप्रेस में बिल्कुल यही
नज़ारा हमने दिखाया। तो यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि फिर ये आगे जैसे हम शूट करते गए ये डॉक्यूमेंट्रीज, तो ऐसे ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए और मुझे लगा जो जो कहानी कैमरा के पीछे हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं थी लेकिन हमारे साथ रियल लाइफ में हो रही थी। तो इसको हम ये फिल्म बनाते नोट्स मैं बनाते गया और जब हमारे सारे अफगानिस्तान के एक्सपीरियंसेस ख़त्म हुए, मैं सोचा था कि यार फिल्में कैसे बनाएं, कैसे मतलब फीचर फिल्म की तरफ बढ़ा जाए। मैंने डिसाइड किया कि मैं काबुल एक्सप्रेस लिखता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, और वो स्क्रिप्ट बहुत आसानी से मैंने लिख दी क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट्स से सारे, और 3 महीने में वो स्क्रिप्ट तैयार थी। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट तैयार होना और फिल्म बनने में तो आपको मालूम है बहुत एक गैप होता है, तो वहाँ से फिर स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि एक तो हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्री वॉज अ बैड वर्ड। मुझे याद है बहुत लोग तो एडवाइस करते थे यार किसी को बोल मत देना तुम डॉक्यूमेंट्री फिल्म करो, लोग बोलेंगे पकाएगा यार, पता नहीं क्या फिल्म बनाएगा। बट दैट्स स्ट्रेंज क्योंकि आज अगर कोई भी मेरी एक यूएसपी है इन द इंडस्ट्री, वो यही है कि मेरा बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्री से, और जिसकी वजह से एक मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। एनीवे वो स्ट्रगल चला, काफ़ी अलग अलग लोगों से मिले, हर प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। कहीं ऐसा हुआ आप गए और आपने बोला डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड ही सेड नहीं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड? नहीं, एक्चुअली स्ट्रेंजली नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो पूछा था कहाँ बनाई है, फिर मैं बोलता था अफगानिस्तान में काम किया, तो एक्साइट तो हो जाते थे, अच्छा अफगानिस्तान में क्या है, अच्छा बताओ क्या कहानी तुम्हारी। और एक बात मैं कहना था, कहानी सबको अच्छी लगती थी। जब मैं काबुल एक्सप्रेस की कहानी सुनाता था ये सारे प्रोड्यूसर्स को, तो कहते थे यार कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन बड़ी डिफरेंट है, इसमें आप गाने नहीं डाल सकते, इसमें लव स्टोरी नहीं है, इसमें कुछ अजीब है, ये थोड़ी सी। अच्छा उस ज़माने में, आजकल अगर आप काबुल एक्सप्रेस लिखें तो यूं बन जाएगी क्योंकि मल्टीप्लेक्स की फिल्में बन रही हैं। उस ज़माने पूरे बॉम्बे में एक मल्टीप्लेक्स होता था, ये जो फेम एड लैब्स होता था, तो वो एक मार्केट भी नहीं था एक बड़ा, उस किस्म की फिल्म को आप 100-200 प्रिंट रिलीज़ कर सकते थे। So you were rejected at some point by some I producers. was rejected by lots of producers in a line. And who were they? नाम लेना तो अच्छा नहीं होगा बिकॉज अब तो काफ़ी जो है अब दोस्त भी हैं और And those producers now have a different eye. हाँ ऑब्वियसली एक They बार look at you differently. जी आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक बार ही आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाती तो फिर सब बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना था वैसे करना था। उस टाइम में आई मस्ट से सबने ये बोला अच्छी कहानी है, लेकिन नोबडी केम फॉरवर्ड विद द करेज टू पुट द मनी। और जो एक स्टूडियो था पूरे बॉलीवुड में जिसको हमने कभी फ़ोन ही नहीं किया था क्योंकि कन्वेंशनल विजडम सेट की यार वो तो कभी इस किस्म की फिल्म बनाएंगे नहीं, वो था यशराज फिल्म्स। और आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल का स्ट्रगल चल रहा था, हम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे और अचानक एक दिन एक फ़ोन आया जिस पे किसी ने मुझे बोला कि हम यशराज फिल्म से बात कर रहे हैं एंड आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोचा ये मजाक है, कोई ऑब्वियसली आप उनसे मिले नहीं थे, कोई स्क्रिप्ट भेजी नहीं थी? कुछ नहीं, मेरे को पता नहीं था। लेकिन उस टाइम किसी मेरे दोस्त ने जो यशराज में काम करते थे मेरी स्क्रिप्ट आदि को दे दी थी और आदि उस टाइम पे एक फिल्म ऐसी ढूंढ रहे थे जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर थी, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कुछ आदि ने बोल रखा था किसी को बताने नहीं मैं स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग आ जाएंगे। तो ये फ़ोन आया। अच्छा उस ज़माने में मेरी जो वाइफ है मिनी वो MTV में थी और हमारे दोस्त थे साइरस ब्रोचा वगैरह, तो उस टाइम एक शो बहुत पॉपुलर था MTV बकरा। मैंने सोचा ये ज़रूर बकरा है बिकॉज इन सबको मालूम है 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये मेरा बकरा बनाने वाले हैं। तो मैं जब वो फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ ठीक है आदि चोपड़ा। फिर थोड़ा कुछ वो टोन से समझ में आया कि यार कुछ सीरियस ही है। हाँ तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ कब। उन्होंने टाइम दिया, डेट दिया और उस डेट पे उस टाइम पे मैं गया यशराज। और उस टाइम मैं जा रहा था यशराज की तरफ, मुझे तब तक यकीन था कि अचानक ब्रोचा और कैमरा कहीं से कूदेंगे, टपक पड़ेंगे। हाँ और मेरे को मेरा बकरा बनेगा। लेकिन वह ब्रोचा वहाँ था नहीं। दरवाज़ा खुला, अंदर गया और बोला कि आदि चोपड़ा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में गए, फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा था, खोला एंड आदि चोपड़ा वो स्टैंडिंग इन फ्रंट। उस ज़माने में तो आदि चोपड़ा मतलब मिथिकल कैरेक्टर थे ना, उसे पता भी नहीं था कि डज ही एग्जिस्ट और नॉट, बट ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, कब शुरू कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सडनली इन 3 months वी वर इन काबुल shooting our first film. That's how it began. So you must be absolutely shocked like. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्वेंशनल विजडम को कभी नहीं फॉलो करना चाहिए। कन्वेंशनल विजडम को फॉलो करोगे ना तो कभी आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे, अब कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू हैव टू टेक रिस्क। एंड जैसे सबने बोला था कि यशराज मत जाओ, अल्टीमेटली किसने मुझे बैक किया? यशराज ने बैक किया। उसके बाद फिर मैंने 3 फिल्में उनके साथ बनाई। बैक तो जरूर किया, बट डिड यू फील स्केर्ड दैट यू नो यू आर गोइंग अगेंस्ट देयर स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग? नहीं, बट यू नो just suppose it doesn't click, you know, they have a branding, they have this love story branding, they have this Yash Chopra lineage of films. करेक्ट
करेक्ट। ये सारे कंसर्न ना पहले मीटिंग में मेरे जो आदि के साथ थे वो एड्रेस हो गई थी, बिकॉज एक बहुत ही सिंपल लॉजिक था, वो आदि ने मुझे बताया। इससे देखो, मैं अगर अपनी ब्रांड की फिल्म मेकिंग बनाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत फिल्म मेकर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये फिल्म बनाओ क्योंकि तुम्हारी आवाज़ अलग है, यू हैव अ डिफरेंट विजन, ये विजन मेरे पास नहीं है, तो ये मुझे तुम्हारी विजन वाली फिल्म ही चाहिए। क्योंकि जब मुझे याद है मैंने उनसे ये भी पूछा था कि कैन वी हायर अ राइटर, बिकॉज मैंने तो लिखा था क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, आपके पास पैसे तो होते नहीं किसी को देने के लिए। मैंने कहा जब तक प्रोड्यूसर नहीं आता खुद ही लिख देते हैं। तो ही सेड राइटर क्यों चाहिए, ही सेड अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ही सेड ये स्क्रिप्ट ही तो लिखी है तुमने। मैंने कहा जैसे मैंने ऐसी लिख दिया, ही सेड मुझे एग्जैक्टली यही स्क्रिप्ट बनानी है। सो ही वॉन्टेड दैट न्यू विजन दैट वॉज देयर, because he said कि तो you were selected before you met him because he was going by the script. he was going by the script in a way. and एक बहुत यूनिक कोइंसिडेंस ये हुआ कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जयदीप सानी, तो हम लोग दिल्ली से, हमारा पूरा एक गैंग था जो एक स्टूडियो में काम करते थे हम लोग, बहुत सारे जो आज फिल्म मेकर्स हैं, प्रदीप सरकार सबसे बड़े होते थे, हम सब उनके लिए काम करते थे। जयदीप सानी, दिवाकर बैनर्जी, शुजीत मेरे लिए एडिट करता था, मैं उसके लिए शूट करता था। तो ये गजराज राव, ये सारे जो आज फिल्म मेकर्स हैं बॉम्बे में, हम सब एक साथ वो पार्ट ऑफ वन ग्रुप इन दिल्ली। जयदीप उस ज़माने में यशराज ज्वाइन कर चुका था और उसको आदि ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कुछ नए इंडिविजुअल, मतलब अलग किस्म के स्क्रिप्ट आप सेलेक्ट करो। तो और आदि ने जब वो शुरू किया था, ही सेड मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है, वो तुम पढ़ लो। तो आदि ने दी जयदीप को स्क्रिप्ट, तो जयदीप ने बोला ये तो मैं 1 साल पहले पढ़ चुका हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीड द स्क्रिप्ट, जब कबीर ने लिखी थी ही गेव इट टू मी फर्स्ट। So he said, you know him? So Jaideep at that point said, I know him and he's, you know, very good. I think he'll make. But Jaideep didn't put in a word for you. No, it already sort of in a way Adi had already selected the script, but it was when he heard from Jaideep ki he knows this person and he feels that he's capable, then of course he got even more confidence. That's the way it started with Yashraj. और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं फिर न्यूयॉर्क बनी और टाइगर, 3 फिल्में बनाई मैंने उनके लिए। So, but you have this typical style of filmmaking. Even you maintained in New York. You even took it to Ek Tha Tiger. So, and then you started getting branded at one point. You know, कि ये terrorism, this travel, this war planes. You know, this typical the colors which you were using even in the backdrop. Did you feel at one point there that you have to change or? मैंने कभी ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस लिए ही नहीं है। आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच आई एम ब्लेस्ड विद, दैट you know you could hear some people rumbling saying no, Kabir is making similar kind of films. Correct. You know, fortunately for me, I've always been a little insulated from the market, and I think that is because of my first 5-6 years in Yashraj. One of the greatest advantages of Yashraj is that it keeps you insulated from the outside world. तो Yashraj में आप जो हो, जिस किस्म का आप काम कर रहे हो, आपकी फिल्म अगर फ्लॉप हो या सुपर हिट हो, nothing changes in Yashraj for you, which is a very good training ground for us. क्योंकि मैंने देखा है कि some people I know, एक हिट होती है और you see लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जब आपकी फिल्म हिट होती है आपको खुदा बना देती है, और जब आपकी फिल्म फ्लॉप होती है इट्स यू आर अ नॉन एंटिटी। तो यशराज में वो कभी नहीं होता था, एंड दैट अलाउड अस टू थिंक जस्ट अबाउट अ फिल्म, नॉट कि इसका क्या होगा। जैसे न्यूयॉर्क थी, न्यूयॉर्क जब हम बना रहे थे, मेन स्ट्रीम सिनेमा में सब कहते थे यार पॉलिटिक्स मत लाओ, पॉलिटिक्स ऑडियंस को नहीं पसंद आती। आदि ने मुझे बोला, मुझे मालूम है तुम हमेशा पॉलिटिक्स सोचोगे, अगर मैं तुम्हें बोला पॉलिटिक्स नहीं सोचोगे तुम बना नहीं पाओगे, तुम बनाओ, बस इसको थोड़ा सा और मेन स्ट्रीम माउंटिंग देंगे, थोड़े और मेन स्ट्रीम एक्टर्स लाएंगे और इसको न्यूयॉर्क, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। एंड न्यूयॉर्क उस जमाने की महंगी फिल्म थी, क्योंकि यू नो 100 दिन हमने न्यूयॉर्क में शूट किया। न्यूयॉर्क बिकेम सच अ बिग हिट, it was for the cost it was you know a super hit film. तो सडनली वी रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को पॉलिटिक्स ठीक नहीं लगता, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आप पॉलिटिक्स किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। यू कांट मेक अ फिल्म अबाउट पॉलिटिक्स, वो नहीं देखेगा आदमी, बट इफ यू मेक अ फिल्म वेयर यू मेक द कैरेक्टर्स एंगेज विद द कैरेक्टर्स, फिर आप वो कैरेक्टर्स को किसी भी दुनिया में ले जाओ, दे विल फॉलो यू। So I think that was a very good learning for me. Then you know, एक और चीज़ which I must say in my years with Yashraj is that Yashraj gave me 3 very unique films to make. Kabul Express, New York and Tiger are 3 very different kinds of films. So it was a great training ground for me. After New York became successful, I think Adi said, you know, why don't you try a film with a very big star? It'll be a nice experience for you. Let's do an action film. उस time I was very excited because तब तक action किया नहीं था, तो मैंने कहा हाँ यार एक बड़ी एक्शन फिल्म करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स सलमान केम इनटू एक था टाइगर। सो आदि गॉट हिम।
Obviously it was a combination. अब the thing, the way it happened was that सलमान के साथ मेरी एक पुरानी कनेक्शन थी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है. मैं उनको मिला था जब मैं काबुल एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को लेके लोगों को ढूंढ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था. उस टाइम मेरे एक दोस्त थे अपूर्वा, उन्होंने ही यूज्ड टू नो सलमान. ही सेड सलमान से मिलना है. ऐसे सलमान से किसको नहीं मिलना यार, मिलते हैं जस्ट फॉर फन. सो हम गए एंड आई मस्ट से ही मेट मी वेरी वार्मली. बिल्कुल नहीं जानते थे, मैं आई वाज नोबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री. And I started telling him stories about Afghanistan. He got very interested and he said, अच्छा मुझे वो दिखाओ तुम्हारा DVD. I went inside his van. I showed him some images from Afghanistan. He got very happy. He said कहानी सुनाओ. कहानी सुनाई. He said यार मैं वो कैरेक्टर प्ले करूँगा. हमने सोचा मजाक कर रहे हैं सलमान, you know, we haven't come to narrate this film to Salman to cast him. We just narrating it because he's Salman Khan. He said मैं वो फिल्म वो वाला कास्ट करूँ, रोल में एक्टिंग करूँगा. हंसी मजाक करके हम निकल लिए. Later he told me तू वापस ही नहीं आया. I said, I thought you were joking. He said, नहीं आ रहा है वो serious. I wanted to do that. So he met you somewhere. But later. But forget that meeting happened. हम चले गए. Exactly 2 years later, or 2.5 years later, काबुल एक्सप्रेस बन चुकी थी, निकल गई थी. न्यूयॉर्क की कास्टिंग चल रही थी और न्यूयॉर्क में हमने बुलाया कटरीना को. एंड न्यूयॉर्क का आइडिया सुनाया कटरीना, तो कटरीना बहुत कंफ्यूज हो गई बिकॉज शी थॉट पहली बार यशराज से कॉल आया है, इट विल बी अ नाइस यू नो फन रोमांस यू नो सॉन्ग एंड डांस. ये क्या अजीब सी फिल्म है यार, पॉलिटिकल और डार्क सी फिल्म. तो शी गॉट वेरी कंफ्यूज. और कबीर खान उनको जानती नहीं थी. जैसे कौन सी फिल्म, या काबुल एक्सप्रेस देखी नहीं, सुनी नहीं. तो शी वेंट बैक वेरी कंफ्यूज टू गैलेक्सी. इन दोज डेज शी वाज विद सलमान. और सलमान से क्या हुआ, आदि के साथ मीटिंग थी तुम्हारी. शी सेड हाँ, लेकिन कोई अजीब सी फिल्म उन्होंने नरेट करी है. सर क्या फिल्म है? शी सेड ऐसा कुछ फिल्म है. सर डायरेक्टर कौन है? शी सेड कबीर खान. सो अपेरेंटली ही टोल्ड हर आंख बंद कर साइन कर ले फिल्म. सो आई मीन फॉर हिम, इट आई टोल्ड हिम लेटर ऑल्सो, फॉर यू टू शो दैट काइंड ऑफ फेथ इन मी विद दैट वन मीटिंग means much more to me than you know the 2 films that we've done together since, because it was overwhelming to have. And Katrina told me this. It stayed with Salman. It stayed with Salman. He remembered that meeting. And you have this impression about him. नहीं उनको क्या याद होगा? हाँ, क्या याद होगा? क्या you know कितने लोग आते हैं? Exactly. So that was a very, I think, thing. So that is the sort of my history with Salman. And then of course when we started talking about Tiger, and then when I went and met him, he remembered me, and you know he was very warm. He said, met me, and then he told me, he said, you know, I want to tell you one thing. जब मैं तेरे को पहली बार मिला था, जब तू काबुल एक्सप्रेस सुनाने आया था मुझे, और मैं तुझे अब मिल रहा हूँ, तेरी फिल्म हिट हो चुकी है, you have not changed a bit. मतलब तेरे में एक इंच का फर्क नहीं आया, एक आयोटा फर्क नहीं आया, and that's very good. I like that about you. So we got off on a very good, warm sort of a. But why didn't you tell him to do Kabul Express when you were showing him those portions? अब मैं तो मतलब मेरे को लग रहा था 3 करोड़ की फिल्म बनानी है. He said मुझे ये कैरेक्टर करना है. I thought he's joking. See, because at that point when the first time filmmaker, when you're trying to put together a very small sort of a film, the superstar of the industry saying मेरे को ये करना है, I thought मजाक कर रहा है. Which I still. I think you should have pushed it. Maybe we should have pushed it. You know, it would have been different. But I'm glad. I'm glad. I'm happy with you know the way the graph with the graph has. I'm very happy. I very firmly believe that every film demands its own treatment. That is the treatment that the film should get. So Kabul Express demanded a certain treatment. Ek Tha Tiger demanded a certain treatment. You can't give this treatment to that and you know reverse it. So I'm very happy with the way things panned out for me. Tiger, for example, Tiger is a film that despite you know all the warmth that Salman and I shared, we had a lot of tussle, we had a lot of conflict, we had a lot of arguments, debate, because we came from different worlds. मेरी सेंसिबिलिटी बिल्कुल अलग थी, सलमान की सेंसिबिलिटी अलग थी, और वो क्लैश कर रही थी. तो बहुत टसल हुआ. लेकिन even that I'm really glad that happened. Of course I'm glad that the film went on to become a blockbuster, because you know at the end of the day once the film makes a lot of money, इस industry में सब कुछ माफ हो जाता है. लेकिन I'm glad we went through that process, because through that process and that debate and tussle we understood each other. अगर वो नहीं होता ना तो we would not have understood each other as people. We became friends. I think that tussle was a blessing in disguise. Does it help you to deal with mainstream actors? No, totally. Salman may be slightly different, but aren't all mainstream actors more or less similar? No, it helped me to a great extent, because what I was actually to complete the point was that because of tussle, because we understood each other, I got to know certain things that he feels very strongly about. And so when I was thinking of Bajrangi Bhaijaan, which on paper would have seemed like a completely non-Salman Khan film, कि मतलब you know this is the biggest action star of the country, and you suddenly telling him कि इस फिल्म में यार आप पीटोगे नहीं, आप सिर्फ पिटोगे, would have been like क्यों कर रहे हो यार. और एक था टाइगर तुम लोगों की ब्लॉकबस्टर थी, एक था टाइगर 2 बनाओ ना, और बड़ी एक एक्शन फिल्म बनाओ.
बट आई अंडरस्टूड कि हम लोगों की दो अलग किस्म की सेंसिबिलिटीज़ है। अब या तो ये सेंसिबिलिटीज़ क्लैश कर सकती हैं, या ये सेंसिबिलिटीज़ Can make a product which is ओवरलैप हो सकती है, एंड वील गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। Best of both एंड the worlds. honestly, Bajrangi turned out to be that. So Bajrangi not only did it appeal to the Salman fans, it appealed to the fans that otherwise would not come to say watch an action film, but wanted to come and see this nice human drama, a story about human were there days in relationships. Ekta Tiger where you felt that I don't know when he'll come, कल shoot पे आएंगे कि नहीं भाई साहब? नहीं, to be honest, I have a feeling some stories about Salman are overstated. ऐसा नहीं था, he would always be there. Yes, sometimes he would come late. Some difficult locations would be a bit of a problem. लेकिन वो problem टाइगर में नहीं थी मुझे, schedule की problem या not getting time to shoot. Problem थी of how to narrate a story which I wanted to narrate in a certain way. He had some different expectations, and then how to juggle the two. And then what happens sometimes when you juggle the two, you lose control. I feel a director needs to have a very firm grip on the film, and you might like the film, you might not like the film. That happens with a lot of directors. Every film cannot be Is successful. Ekta Tiger entirely what you had thought of? No, absolutely not. Absolutely not. So that's what I'm trying to come to. So Ekta Tiger is the one film where I, as a director, did not have a 100% grip on. Ekta Tiger is not a film where it went exactly the way Salman wanted. It became a blend. It worked in places where, today also when I see Ekta Tiger, I know these are the places which I would have done differently. But I did it differently because I thought maybe here, let me listen to what Salman is saying. There are some places where he insisted on certain things. I didn't do it that way. I went my way. So it was like a blend. As I said, fortunately for us, it is a huge success commercially. But Bajrangi is a film where I had 100% grip on. But there's not 1 second of that film where I do not have ownership. You like it or you don't like it. Because you all had already merged. We had merged. We were on the same page. And when you have a superstar on the same page with you, there can be no greater ally in this industry, because he then gives strength to your vision. He in fact protects you from every other external factor in this industry. But when did you realize that merger? Because after Ekta Tiger, there was a word in the industry. Picture चल गई लेकिन सलमान कबीर से काम नहीं करेगा. I realized that actually from the moment I narrated Bajrangi to Salman, I was reading his body language more than anything else. Were you apprehensive? No, I was not apprehensive because No, because of that initial experience, the word in the industry. No, I was only I was very confident about the story. I was very confident about the film I'm going to make. I only wanted to see that same confidence in him, and if he had not reacted the way he reacted, I would have said, I'll bring you some other story, and I would have probably gone to some other actor. But the way he reacted, I could see that spark of excitement in his face when he heard the story. I realized that this has hit the right spot, and he's seeing the film the way I'm seeing it. Because he said, not only do I want to act in this film, this is the film we'll produce. So that is when I realized he's on the same page with me. And then subsequently, when I narrated the full detailed script to him also, it was bang on. And throughout the film, a lot of people today congratulate me and say, you controlled Salman. You cannot control a superstar unless he wants to be controlled. He wanted to do it the way he did. I have seen Salman doing homework for that thing, thinking about a scene. I've never seen him earlier, before a scene is to be shot, Salman sitting alone for 15-20 minutes, just thinking. So I realized that didn't happen in Ekta Tiger. That didn't happen in Ekta Tiger. And here suddenly I saw him thinking about some things, coming up with suggestions, asking me certain questions which are related to the character, and then coming onto the spot and then giving a performance which you really didn't expect. There are so many things that he brought to the table which honestly as a director I didn't suggest to him. He did it, and I said, this is working brilliantly, I won't change it, let's go with exactly this. Yes, of course, there are some times when maybe his interpretation was going a little off, and I would then, come in and say, okay, no, let's, do it this way. But it was that one film where I say the process was so smooth, and for everybody involved in the film, Bajrangi still remains, the memory of Bajrangi that was a fabulous journey. And I think that's very important, because I'm a firm believer that the journey needs to be enjoyable. अगर आपकी जर्नी ख़राब है, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है. अगर आपकी जर्नी अच्छी है, सबने मज़े से उसमें काम किया है, सबकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो स्क्रीन पे आ जाती है. एंड बजरंगी इज़ दैट फिल्म, एवरीबडी इन्वॉल्व, उन सबकी पॉजिटिव एनर्जी स्क्रीन पे दिखती है. योर फ्रेंडशिप विद कटरीना, बट शी वाज़न्ट देयर इन बजरंगी भाईजान. जी, शी वाज डिसअपॉइंटेड. No, Katrina was not at all disappointed. Katrina को शुरू से ही पता था कि बजरंगी में मैं उसको ऑफर नहीं करूँगा, because I told her I feel that role is not suitable for her. I see Kareena more in that role, and therefore I would go with Kareena. I think Katrina और मेरी अब दोस्ती अब इतनी पुरानी है और इतनी अच्छी है. She's like a member of my family. तो फिल्म हम साथ करें ना करें,
really does not make a difference. I think our friendship is way beyond now the films that we do. In fact, अब जब हम मिलते हैं और बात करते हैं, हम फिल्मों की बात भी नहीं करते हैं. So she was not at all disappointed that she didn't get Bajrangi. Did Salman influence her? No, Not being in the film? No, not at all. Salman again would never do that. If Katrina is right for the role, he will 100% do a film with Katrina. I think these politics about interpersonal relationships is more in the media than in reality. They don't really think that we should work with so and so because we like them, and we should not work with so and so because we don't like them. That didn't happen. In Bajrangi, the casting was very clear from the word go. We were very clear. We are going to get the person best for this role. We needed Nawazuddin for Chandnawa. We went for Chandnawa for Nawazuddin. Fortunately, I had already worked with Nawazuddin in New York, and that was one of his first big mainstream films where he got noticed, and we had a great working relationship. तो नवाजुद्दीन को नरेट किया मैंने, बहुत अच्छी लगी उन्होंने, इमीडिएटली ही सेड यस. करीना को मैंने नरेट किया और मैंने करीना को बोला था फिल्म से पहले कि ये रोल फुल फ्लेजेड एक हीरोइन का जो रोल होता है उतना लंबा नहीं है, बिकॉज एक इसमें छोटी लड़की है जिसके बारे में कहानी है. ये एक छोटा रोल है स्क्रीन टाइम में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. और शी सेड सुना दो मुझे अगर अच्छी लगेगी. मैं सुनाया और जब नरेशन खत्म हुई, शी वाज क्राइंग, शी हैज टीयर्स इन आईज. शी सेड ये एक ऐसी फिल्म है दैट आई जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म. रोल का कितना टाइम है, स्क्रीन है, मुझे कुछ लेना देना है. So you worked with these two big actresses. Where do you see them now? Suddenly we see Katrina and Kareena films being very less on their plate, I think these actresses had such a big body of work. इतना काम किया है, there's a natural process of slowing down if they want to slow down. There are new girls coming in, and you're talking about two actresses who have been sort of the undisputed number one of our industry for so many years, and such a solid body of work that I don't think if they're just slowing down the pace by doing maybe one film less in a year, it makes any difference to the legacy that they've created. So I think it's unfair to judge Kareena and Katrina by the number of films they're doing today. So many political controversies, so many action scenes. You flirt with danger literally in every film. Doesn't your wife tell you that you need to slow down also? No, I think Minnie will never do that because she knows there are certain things I feel very strongly about. And एक चीज़ मेरी philosophy है कि there are certain battles not worth fighting for. I mean, you've worked with me. We've been professional associates. You've seen me. There are a lot of times when I'm very easy and I let go of things. But there are certain things that I feel there are certain battles worth fighting for. Or when it comes to things that you believe in, your principles, your ideals, for example, the whole controversy over Bajrangi Bhaijaan and how VHP had filed this whole thing about Bajrangi Bhaijaan title नहीं होना चाहिए. I thought that was a battle worth fighting for because मेरे लिए बहुत important है. मुझे लगता है कि Bajrangi Bhaijaan जो title है, that is a celebration of the ethos of India. It is only in this country where we can put together a title like this and celebrate it. It is what secular India stands for. So I think those are things that you have to fight for and bring it out. And when the film came out, people loved it, which just goes to show that हम कुछ ऐसा controversial बना नहीं रहे थे. We were talking about a basic human emotion. We were talking about love. And लोगों को वो जब फिल्म आई सब समझ में आ गया. फिल्म से पहले 50 चीज़ें हुई. पहले लोगों ने बोला कि ये लव जिहाद पे फिल्म बना रहे हैं और ये फिल्म नहीं बननी चाहिए. जब ट्रेलर आया तो उनको समझ में आया ये लव जिहाद तो हो नहीं सकता क्योंकि सलमान तो बजरंगबली के भक्त प्ले कर रहे हैं. फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो ये टाइटल निकाल दो, टाइटल ठीक नहीं है. तो आई थिंक ये सब चीज़ें क्या होता है अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर में आजकल जी रहे हैं, कुछ भी आप हाई प्रोफाइल काम करें ना, कुछ 10 लोग खड़े होकर हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे. आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट 5 मिनट्स ऑफ फेम. केसेस आप पे आएंगे, प्रोटेस्ट होंगे, बट आई थिंक वी हैव टू टेक दैट इन अ स्ट्राइड. एंड एज लॉन्ग एज वी नो, मुझे लगता है कि मेरा एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो है इश्यूज़ पे, पॉलिटिक्स पे, वो मुझे लगता है करेक्ट है. मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो अननेसेसरली डेरोगेटरी होगी या अननेसेसरली प्रोवोकेटिव होगी. तो यू हैव टू गो बाय योर ओन हार्ट एंड से कि आई थिंक मेरा जो इसमें स्टैंड है एक clear stand है, balanced stand है, and let's hope the audience agrees with it. And touch wood, अब तक the audience has been more or less agreeing with me because none of the films post release have really created much of a controversy. So okay, we conclude that you are a fearless man, but didn't you face any backlash when you supported Aamir and Shah Rukh recently about the statements which they made on religious intolerance? बैकलैश किस किस्म का बैकलैश? हाँ, ट्विटर पे लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ट्रोल्स आ जाते हैं. ठीक है, वो इतने आते हैं कि वो अब थोड़ा सा अम्यूजिंग होने लगा है. आप तो किसी कुछ भी बोलो, द ट्रोल्स आर देयर टू स्टार्ट अब्यूजिंग यू एंड योर फैमिली एंड योर फिल्म्स एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक यू हैव टू टेक दैट एज बीइंग पार्ट ऑफ द पब्लिक लाइफ एंड आई डोंट थिंक दोज आर थिंग्स दैट शुड डिटर यू फ्रॉम स्पीकिंग योर माइंड. जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें
हमें बोलना चाहिए और हम खुशनसीब हैं कि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम ये बोल सकते हैं। दिस इज द डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द फैक्ट दैट वी शुड बी एबल टू से हमें क्या क्या बोलना है। आमिर हैज एवरी राइट टू से व्हाटएवर ही वांट्स एज लॉन्ग एज ही सेइंग इट इन आवर कंट्री। डिबेट और डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा डिस्कशन? ये थोड़ी ना कि आप अपनी कंट्री के बारे में कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और अगर आपने अपनी कंट्री के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करा तो आप एंटी नेशनल हो गए। नहीं, the greatness of this country that allows you to debate and discuss any aspect of this country. अगर मैं आज किसी चीज के बारे में नाखुश हूं, मैं क्यों नहीं बोलूं? I should be able to say it. Everybody should have the right to be able to say it, and as long as you're not using violence and as long as you're not using abusive language, you have all the right as a citizen of India to express your opinion. And just because Amir and Shah Rukh are celebrities does not mean that they should keep quiet about it. In fact, more celebrities should voice their opinion, and it could be diverse opinions. अगर आमिर को ऐसा लगता है और किसी और को अलग लगता है वो भी बोले, सबको बोलना चाहिए, बट इट शुड वन शुड नॉट ट्राई एंड स्टाइफल एनीबॉडी। आई थिंक दैट्स नॉट द साइन ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। You are now a producer also. The talking point in the industry is that the girls should also be paid as much as their male counterparts. जी Anushka has raised this point. जी Kajol talked about it. जी Deepika spoke about it. जी। How do you see it? I mean, Are you honestly, ready to pay the heroines as much as you would pay your hero? In principle, absolutely, I think there should be parity of pay. In principle, of course, क्यों नहीं हो कि जो एक्ट्रेसेस हैं उनको उतने ही पैसे मिले जितने एक्टर्स मिले। लेकिन अगर हम पैसों की बात कर रहे हैं फिल्म्स में, तो बिफोर वी गो इनटू द डिबेट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आई विल गो इनटू द डिबेट फर्स्ट पे द राइटर्स मोर। जिस दिन राइटर्स को उतना मिलेगा जितना मिलना चाहिए, उसके बाद second level discussion होना चाहिए whether actors should get paid as much as actors, because I think at the end of the day the people who are not being paid well are the writers, and that is the biggest problem in our industry. The reason why we are not being able to generate good scripts, good content is because we don't respect and pay our writers. आप मतलब एक 50 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं और उसमें आप 15 लाख या 20 लाख एक राइटर को दे रहे हैं, it's ridiculous. Look at, I mean, at the end of the day, your film is only as good as your script. ठीक है, अच्छा डायरेक्टर आके उस स्क्रिप्ट को और थोड़ा सा उभार सकता है, लेकिन बेसिक मटेरियल जो है वो तो आपकी स्क्रिप्ट है। तो पहले आप राइटर्स को अच्छा पे करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। No, but still that doesn't answer the question. They are fighting with their male counterparts. Absolutely, but I'll tell you what, it is also not a question of male and female actors. Unfortunately, these things are market driven. अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस है who is able to bring in a certain number of people into the theaters as much as the male counterpart, 100% she should be paid more. But you can't expect that a heroine, suppose she is the main lead of the film, to be paid as much as say a Salman Khan or Shah Rukh Khan or Amir Khan. You can't, because those people are going to bring more people into the theaters, and a lesser male star is also not going to be paid as much as them because they can't get. So it's basically a straight away question of economics of a film. How many people you get to the theaters? How much you get to the theater? Do we have heroines who can get Of course, we have shown it now. If as many people Kangana as Ranaut has done a film that is grossed, which has done a net of 155 crores in India alone, that is a higher total than a lot of our A-grade heroes have done. So if she demands the same amount of money as them, it's justified. Why not? Absolutely. So I think it's a question of sheer economics. In principle, yes, there should be parity of pay, but ultimately there is some level of logic that will come in through the market, which also has to be respected. You can't be illogical and say, you know, it has to be at par irrespective of anything. Your last film, Phantom. This was one film. Are you equally proud of it as Bajrangi Bhaijaan, Aita Tiger? I'm proud of all my films because I never make a film unless I'm 100% sure about it and unless I want to, really make it. Now, obviously, there are certain films that do very well at the box office, certain films that don't do very well at the box office. With Phantom, yes, of course, we were always aware that it's a niche market. You know, but I'm glad because that is the only way I would want to make a good political thriller. I would never dilute a political thriller with song and dance, and because if I have to do that, then I'd rather not do that. I'll do a story in which song and dance comes in organically. Because see, in Bajrangi there are 6 songs, right? But they came in organically because when I was writing it, I felt this story needs it. Situation tha. Situation था, naturally आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था.
फैंटम में मैं नहीं डाल सकता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सो आई डिडंट पुट इट. That's also more of a niche film because it's dealing with a certain, hard political reality. It's a dark political thriller. So we were never expecting, numbers which are not there for political thrillers. Phantom is a film that I hugely enjoyed making. It's a very interesting style of filmmaking that I explored within mainstream cinema. And given a chance, if another story like that excites me in that world, I would definitely make it again. My whole point is that as a director, I just need to be able to make different kinds of films, because I think the biggest danger of success is that आपको एक फिल्म अगर सक्सेसफुल हो गई ना, अच्छा यार ये मेरे लिए भी वैसा ही बना हुआ, इसी को बनाते रहो, वो अगर होगा then I'll get bored as a filmmaker. I might not be able to then enjoy my films. बट प्रोड्यूसर्स आए हैं बोलने के लिए मेरे को वही बना के दो. नहीं, I think fortunately I बजरंगी guess जैसा एक था, टाइगर जैसा. no, I think fortunately, my successful films have been a little different from each other, and sort of I think after 3-4 successful films, producers don't pressure you too much to make the kind of films they want. Ultimately they say you decide what you want to make, and that I'm very clear about. I will not make a film unless I'm totally convinced about it. I will only take a film to Salman if I know that I really want this subject and I think Salman is correct for this subject, and Salman also knows that. I won't bring any film to him. As I said, conventional wisdom would have said I should have made Tiger 2 with Salman, but we didn't. That would have been the safest film to make. We made a film which on paper is a very risky film. It could have well turned out. I mean, आज तो बजरंगी भाईजान बहुत बड़ी blockbuster है, and we're talking happily about it. Suppose people would have said, यार हमें मज़ा नहीं आया, this is not the image of Bhai that we like. He has a cult following, and that cult following could have well rejected this image. But I'm so happy that they accepted it, and Bajrangi went on to become his biggest film, because it just goes to show that ultimately it is content that is going to be king. And of course, with that content, if you combine the superstardom of somebody like Salman Khan, that is when a Bajrangi Bhaijaan You don't believe in the second part, the sequel? I don't believe in sequels. I don't get very excited by sequels. Every time my film has become a hit, people have said, iska sequel bana do. And till date, I have not been excited. But I'll never say never. I mean, tomorrow, suppose I get a very interesting idea where I feel, arey, Bajrangi can go and do something else also. Maybe Bajrangi and Chand Nawab can combine to do something else. I might write it. But as of now, in principle, I have never been excited by sequels or remakes. You're successful, you're sorted. Directors who are equally competent, their films have not run as much as yours. Many films in India, the content is good, they don't run. Yeah. How do you see this? I mean, as a filmmaker, how do you perceive our market, the audience taste? I would say, I would pinpoint 2 examples in this year, Dil Dhadakne Do and Tamasha. To me personally, the content was very high. Yeah. The performances were excellent. Yeah. I don't think those films are unsuccessful. Maybe their budgets are unsuccessful. Maybe those same films with Phantom also, at a lower budget, probably would have been declared successful film, because these are all films that found a very strong connect with a certain section of audience. There is an audience that loved these films, but maybe that audience was not large enough to support the budget it was made on. So I think if we keep an eye on the budget also, then you can tell. Today I think an audience is going to support any cinema, any kind of cinema. You will always find, every film will find its audience, unless it's a badly made film and But is it easy, Kabir, for a director to envisage कि भाई मेरे पिक्चर में तो इतने ही लोग आएंगे, मेरे को इतना budget रखना है? It's not. When you're making it, because Imtiaz was blamed, that इतनी बड़ी बना दी, दिल धड़कने जो जोया ने इतना खर्चा कर दिया. I don't. But when you, I mean, how do you count your chickens before they're hatched? Exactly. You don't know how large an audience is going to connect with your film when you're making it. You don't know it when you made a hit film, whether it will be that big. And when you're making a film, you don't know that there will be a very small section that will like this film. So there's no way. See, you have to go with your conviction. And these are directors who've gone with their conviction. I think the only person you know really well is yourself. I firmly believe that every director makes a film that he or she likes to watch themselves. If you make it for anybody else, you will go wrong, because you know nobody else as well as you know yourself. I am very clear, when I make a film and when I am watching the edit, when I am watching the shoot, I am saying okay to what I like. What I enjoy seeing as an audience is what I am going to
throw out into the theaters, and I try and keep my fingers crossed that people will like my vision and will like what I'm liking. So you're not blaming the producer as well, who's shelling out that much money for him? No, I think if a producer is actually backing a director's vision, it's very good. I think that's the kind of producers we need. A film is something that really till it comes out into the theaters, nobody can say what's going to happen to it. And if a producer has greenlit a certain project, a certain film on the basis of a script, the worst thing would be to make mid-course corrections and say कि इसको अब कम कर देते हैं, let's change this. I think once you back a director's vision, you should go all out, and a producer is a very integral part of the film. It's not like they've just given the money and they said कि जो करना है करो. They know what the film entails. They know the way the budget is, the way the film is creatively being made. So I think they are part and parcel of the film, and when the film does well, they have as much credit to it, and when the film goes down, they are as much responsible for it. So we spoke about the content, the writers. How are we going to improve this? As a filmmaker, have you started paying the writers more? I write myself mostly, so I can't end up paying myself. But you have a team. I have a team. Yeah, I think we pay, I think, pretty fairly. I think we pay, I always insist that writers are always given a good amount, a respectable amount, because I always say that that's one department that is seriously lacking in our industry, and more efforts, more resources need to be put in. I wish every studio actually starts a whole department that recruits writers, maybe puts them on a monthly paycheck, nurtures their ideas, because you see, the point is that everything starts with a one-line idea. You need to nurture it up to a point. Now, if the writer is always going to be under the pressure of this idea, if I don't take it to the level of completion of a script, I won't get the money for it, then sometimes mediocre ideas will be pushed towards becoming a script. If you are putting them on a monthly paycheck and saying, "Ye idea hai, isko explore karo," spend 2 months on it, and at the end of 2 months we don't like it, okay, we'll reject it, but you're still going to get your money because you put in a lot of work and effort. Which is not happening. Which is not happening. There are some studios who are trying this, but I think that is something that seriously needs to be done. Pick up young writers, nurture them for 4 years, 5 years. Sometimes it takes a writer 4-5 years to find their voice, to finally figure out how to crack a screenplay, because screenplay is not an easy piece of writing, It's not like writing But I remember that when you come to Salim Khan and Javed Saab, they were also not paid very highly. They always said we were paid very minimum. And no, at one point, then once they were successful, they started demanding as much as actors. Actually, they are the only writers in the history of our industry who actually been paid as much as a lead hero. So because I think they had reached that level of success where Salim Javed's script was the hero of the film, and I hope that happens again. So those filmmakers were reciprocating then. Absolutely, absolutely. Which is what today's breed has to. Has to. Today's breed also. We need to realize that the backbone of our film is the script. And till we realize that, we'll keep making a lot of very mediocre films, which unfortunately sometimes will do well, but increasingly I think they will fail, and they'll fail fast, which we are seeing around us. A film without a script is going down very fast today. You get angry? Many directors are very edgy on the set. I actually don't. I think have a lot of control. I think we haven't heard any stories about you. Yeah, I'm pretty. I think blessed with the fact that I don't internalize stress. Stress somehow just keeps bouncing off me. I never get stressed about anything. I somehow have a take on things that ये भी ठीक हो जाएगा. Ultimately, this is all sorted out. So I think in that sense, I'm patient. I do have a temper. It's not that I don't, but it takes me a lot to lose my temper. Like if I see carelessness, I get very angry. In my team, if I see an inefficiency coming due to carelessness, it really makes me angry. Mistakes is made by everybody. We always make mistakes, and that's fair enough, as long as you tried. But if I see that somebody is making a mistake because he or she has not tried, or he or she is trying to shirk responsibility, then God save them. और घर पर कैसा है? आप घर पे तो one is very children are sharp. pampered or children are? I think who is the hot tempered? Oh, definitely Mini. Mini is because Mini is the one who's sort of disciplining them. I'm also, because of my film shoots, probably spending less time at home. So obviously the tendency when you're spending less time is to come and pamper your kid. So it's a good cop bad cop situation. So I end up being, thanks to Mini, the good cop. You get calls from your children saying that, oh yes, mom is scolding me, do something. No, that they don't do. But also the good thing is that my children are good travelers, and I shoot a lot.
outside. I travel a lot, so they also tend to travel with me. It's lots of locations they've come. Bajrangi Bhaijaan, the entire Kashmir schedule, they were with me. So it's a lot of fun for them also. They get to spend time on the set. Everybody knows them. They know the entire crew. So it's like my set is like family to them. Let's conclude this with your next project. What is it My about? next project honestly has not been locked by myself. I'm working on a couple of ideas and I've given myself till the 31st of December to decide. have spoken to which- Hrithik, well, yes, of course. I've spoken to Hrithik and we've discussed ideas. We have not locked the idea that we want to do. So I've discussed with Hrithik, I've discussed with Salman. But ultimately, once I know which script I'm writing, and then I'll bounce it off them. If it's more appropriate for Hrithik, then I'll start with him. If there's a script that comes. But these are two different scripts. Two different scripts, absolutely. So totally depends on which idea is locked, and it's only after that one will be able to, because our job as directors is to keep talking with actors. Obviously, we keep discussing ideas with actors, but a project comes together only once there's a script and we know, okay, this is what we want to make. But you want to make a complete love story, complete comedy. It's a question of. You want to go into a new zone now? Sure, I think I'm not. I mean, even if you take that Bajrangi, there was political, the terrorism. See, the thing with me is that any story can excite me, and when you say love story, I mean, in my mind, Bajrangi is the perfect love story. It's not a love story between a man and a woman, but it's a love story between this man and this little child. But at the end of the day, it is love. It is emotion, and it's probably the first time that I explored to that extent a relationship, a human relationship of love between two people. If it's just a love story between a man and a woman, great. But I think one thing that you'll always find in my films is there'll always be a context, there'll always be a backdrop which is real. Because वही उस किस्म की फिल्में मुझे पसंद है देखना, तो इसलिए आप अगर मुझे पूछें कि मेरे फेवरेट फिल्म मेकर कौन है, तो मैं मणि रत्नम का नाम लूँगा, क्योंकि मणि रत्नम की फिल्में भी क्या होता है, फोरग्राउंड में एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्टोरी है, लेकिन बैकग्राउंड हमेशा, चाहे बॉम्बे हो या रोजा हो, एक बैकड्रॉप रहता है जो बड़ा एक्साइटिंग होता है, उसका एक असर मेन स्टोरी पे पड़ता है। तो क्योंकि उस किस्म की फिल्में मुझे देखना पसंद है, उस किस्म की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ, तो एक रियल कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहेगा। लव स्टोरी इन अ वैक्यूम कभी मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एक्साइट नहीं करेंगी। So that's your signature style. That's probably my signature style. They're trying to put a real, and especially in mainstream cinema, I feel एक real context, एक political context या historical context अगर हो as a backdrop, it allows me, it excites me as a filmmaker to explore that story. Thank you, Kabir. Thank you, Vicky. Thank you so much. It was pleasure having you on Spotlight. Thank you so much.